Hello friends, welcome to the channel. In this video, we will discuss the Unit 3 of BPAC 101. The unit name is Administrative Management Approach. इसके पहले वाले में Unit 2 में हमने बात की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में, जिसमें हमने FW टेलर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको लेके ये यूनिट है। तो इसमें मेन दो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं। पहला है हेनरी फायोल और दूसरा है लुथर गुलिक। तो लुथर गुलिक के बारे में जो भी इस यूनिट में है वो सब कुछ हमने पहले यूनिट में भी कवर कर लिया था, जो पोस्ट कॉर व्यू था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लुथर गुलिक के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो अगर आपको जानना है यूनिट 1 पे आप जाइए हमारे वीडियो पे, यूनिट 1 पे आप देख लीजिएगा लुथर गुलिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम आते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स। मैंने बताया आपको दो। तो पहले हेनरी फायोल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच में, उनके बारे में देख लेते हैं। तो व्यूज ऑफ हेनरी फायोल। फायोल इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ AM अप्रोच। AM मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। तो इस अप्रोच के फाउंडर किसे माना जाता है ना? फायोल को माना जाता है। उनका जन्म जो है 1841 में हुआ एंड वॉज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। वो प्रोफेशन से इंजीनियर थे। ही वर्कड इन अ माइनिंग कंपनी वेयर ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988। 1988 में वो क्या थे ना? मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक माइनिंग कंपनी में। वो वर्क करते थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द कंपनी अर्नड ह्यूज इकोनॉमिक गेन्स। उनके दौरान ही कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, इकोनॉमिक गेन हुआ। फायोल्स थ्योरी जो है ये कंटेन 2 पब्लिकेशन। उनके थ्योरी को 2 पब्लिकेशन में कंटेन किया गया है। पहला है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड द सेकेंड वन दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट। His theory of administrative management approach consists of 14 important principles। जो 14 important principles हैं ये आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फायोल, या हेनरी फायोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो मैंने बताया हेनरी फायोल के बारे में, उनका बैकग्राउंड बताया, और अभी जो मैं 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बता रही हूँ, बस वही आपको लिखना है हेनरी फायोल से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। हेनरी फायोल के जो 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, पहला है हिरार्कियल स्ट्रक्चर। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में पहला एलिमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ हिरार्कियल स्ट्रक्चर। हिरार्कियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हम जिसे कहें पावरफुल है वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है। फिर जो सबसे ज़्यादा सीनियर है, फिर उनके नीचे जो आते हैं उनके जूनियर, दैट इज़ द सबऑर्डिनेट्स। फिर उनके नीचे जितने जूनियर्स होंगे वो वर्कर्स होंगे। तो ये हियरार्कियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके सब मालिक हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब क्या हैं, सीनियर्स हैं। तो एक हियरार्कियल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पहले ये देन ये देन ये, जिससे क्या होना, काम हमारा अच्छे से हो, जो डायरेक्शन एक मिले, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी एक एडवांस्ड वे में हो सके। तो पहला हमने जान लिया हियरार्कियल स्ट्रक्चर। दूसरा है डिवीज़न ऑफ वर्क या लेबर। डिवीज़न ऑफ वर्क और लेबर, तो लेबर या वर्क, इनको क्या, इनका भी डिवाइड होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को ये जो मैं बता रही हूँ इनके पीडीएफ्स के लिए आप वरी हो रहे हैं, तो इनका पीडीएफ जो भी मैं लिखा है जहाँ से मैं आपको ये बता रही हूँ, तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे कमेंट बॉक्स में होता है, वो आप चेक कर लीजिए और हमारे वहाँ से जुड़ जाइए। आपको सब पीडीएफ्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो वीडियो यहाँ से देखिए, वहाँ से पीडीएफ से पढ़िए, अपने कॉपी पे लिखिए, एटलीस्ट जो मेन पॉइंट्स है बस उसे एटलीस्ट लिखिए, फिर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं करते और आप सोचोगे कि हम पास कर जाएंगे, हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। तो थर्ड है हमारा लॉयल्टी। डिवीज़न ऑफ वर्क या लेबर आपने समझा, लॉयल्टी बिल्कुल निष्ठा होनी चाहिए वर्क में। फोर्थ है पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का पेमेंट होना चाहिए। फिफ्थ वन है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये क्या है ना, इसमें कहने का मतलब है कि वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। जो भी एक मैनेजर होगा वो एक प्लान जो है एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये होना चाहिए कि सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 आ गए 1000 प्लान बता दिया, ये करो वो करो वो करो, दैट्स नॉट द फेयर डायरेक्शन। दिस इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये होना चाहिए।
सिक्स्थ वन दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये सब आप करते वक्त ना सोचिए समझिए कि एक अगर आप कंपनी में वर्क करते हैं या कहीं पे भी आप वर्क करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि कोई भी चीज़ पे आपने शुरुआत की और फिर आपको अच्छा प्रोडक्शन वहाँ से चाहिए, है ना। आपने स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्या आप स्ट्रेटेजी होगा, आपका प्लान क्या होगा, कौन से इसमें वर्कर्स होंगे, और फिर जा कर के हमें क्या मिलेगा ना, हमारा जो कंक्लूजन जो हमने सेट किया है, हमारा गोल, वो हमें मिल सके। तो इन सब के लिए ये सब तो ज़रूरी है ना, ये सारे स्ट्रेटेजीज ज़रूरी है जो यहाँ पे हम कौन बता रहा है हमें, हेनरी फायोल, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपने समझ लिया कि वन मैनेजर वन प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि वन सबऑर्डिनेट या वन एम्प्लॉय वन सुपीरियर, ठीक है। एक एम्प्लॉय को एक सुपीरियर जो है गाइड करेगा, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय 1000 सुपीरियर आके उसे काम बताने लगे, कोई आके कहे कि आप ये करो, कोई कहे कि वो करो, तो वो किसकी बात माने, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एम्प्लॉय एक सुपीरियर, ठीक है। सेवेंथ है हमारा डिसिप्लिन, बिल्कुल सभी पे ज़रूरी होता है। एट्थ है हमारा ऑथोरिटी, पावर भी होना चाहिए। नाइन्थ है हमारा सेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल जहाँ पे हियरार्किकल स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन तो होगा ही। टेंथ है हमारा ऑर्डर। 11th है हमारा इक्विटी, इक्विटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी क्षेत्र हो आपका, एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिंपल आपका लाइफ हो, इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज कोई वर्क नहीं करेगा। इक्विटी आप नहीं दोगे तो कोई क्यों वर्क करेगा। 12th है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जॉब सिक्योरिटी। हर वर्कर के, हर एम्प्लॉय के माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ हमारा जॉब सिक्योर है, उनके माइंड में सिक्योरिटी की भावना होनी चाहिए। अगर वो इनसिक्योर रहेंगे तो कोई भी वर्क ढंग से नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। 13th है इनिशिएटिव, यानी कि अगर वर्कर को हम कोई सुयोग ही नहीं देंगे, कोई सुयोग नहीं देंगे, बिल्कुल इनिशिएटिव ही नहीं देंगे कुछ अलग करने का, कुछ यूनिक करने का, तो वो क्यों करे, बस रटा रटाया आपने जैसा बताया वैसे वो कर गए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सुपेरियर जो है बस उसे ही सब कुछ पता है, तो कभी कभी हमें वर्कर्स को भी इनिशिएट करना चाहिए जिससे वो कुछ यूनिक करें, कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकें। 14th है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट इज़ द टीम स्पिरिट। हियरार्किकल स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, पर फिर भी टीम स्पिरिट का होना ज़रूरी है। तो ये 14 मैंने आपको बता दिए। अब फायोल ने क्या कहा था ना, 5 फंक्शंस या 5 एलिमेंट्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, कि एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो उसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए। 5 इसका मेन फंक्शन होता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो इसका जो एक्रोनेम है वो POCCC से आप याद रख सकते हो, POCCC। तो क्या है, P फॉर प्लानिंग, O for organizing, C for commanding, C for coordination, C for controlling। तो याद रखिएगा POCCC। हमने लुथर गुलिक फर्स्ट यूनिट पे पढ़ा था पोस्ट कॉर्प, POSD CORB, और यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट फायोल का आप याद रखिएगा कि फायोल का है POCCC। इसके साथ ही फायोल से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपका दूसरा कंट्रीब्यूटर है लुथर गुलिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया लुथर गुलिक हमारा यूनिट 1 में दे रखा है, फिर भी जस्ट आपको बता देती हूँ कि लुथर गुलिक के प्रिंसिपल्स एग्जाम में आए तो आप पोस्ट कॉर्ब लिखिएगा, एक्रोनिम पोस्ट कॉर्ब। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 और 7। पोस्ट कॉर्प में 7 एलिमेंट्स हैं। क्या है हमारा, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो ये मैंने यूनिट 1 में बताया है, फिर से बोल रही हूँ, जाकर के एटलीस्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुथर गुलिक से आया तो आपको पोस्ट कॉर्प लिखना है, और POCCC किसके लिए लिखना है, फायोल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, इसका बैकग्राउंड क्या है कि क्यों इसे इसका जो है उद्भव हुआ, हम कह सकते हैं इवोल्यूशन क्यों हुआ, तो वो 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है, PDF पे आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग।